संगीत सोम और बाल्यान ने जिस तरह से भड़काऊ भाषण मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दिए थे वो पूरे देश ने देखे हैं। आपके पास भी उसके वीडियो क्लिपिंग्स भी होंगे और ये सारी चीजें आपके पास भी मौजूद होंगी। पर कानून मजबूर हो जाता है जब क्लिंचिंग एविडेंस आदमी के खिलाफ नहीं मिलता। आप ध्यान रखिए, कपिल मिश्रा साहब ने, अनुराग ठाकुर ने किस तरह के बयान दिल्ली दंगों के दौरान दिए थे। वो गोली मारो सालों को, सत्तारों को और वगैरह वगैरह करके आज तक कोई उनके खिलाफ कोई केस बना क्या? वो तो खाम ख्याली है, वो तो एक इमेजिनेशन है, फिग ऑफ इमेजिनेशन है। तो आप ये देखिए कि इस तरह का माहौल आज देश में है कि कैसे जो भाजपाई और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह से कानून तोड़ा है, उनको किस तरह से बचाया जा रहा है। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में एक ऐसा कानून बनाने की, दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप सत्ता में हैं तो अपने अकॉर्डिंगली अपने फैसले को आप ढाल सकते हैं। जिस पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र से रवि श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, मुजफ्फरनगर दंगा 2013 का हर किसी को याद है। जिस तरीके से वहां पर तांडव मचाया गया, जो भड़काऊ भाषण देने वाले थे, एक एक दिन पहले जा जाकर के मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला कमान नेता, चाहे संजीव बालियान की बात की जाए, चाहे संगीत सोम की बात की जाए, और अब उनके ऊपर जितने भी आरोप थे वो सारे निराधार बना करके एक क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी जा रही है कि वो लोग इसमें शामिल थे ही नहीं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? नदीम, कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी। उसका टाइटल था नो वन किल्ड जेसिका। एक जेसिका लाल मर्डर केस हुआ था दिल्ली में, आपको याद होगा। रेस्टोरेंट में पॉइंट ब्लैंक उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दी गई थी और आखिर में नतीजा ये निकला, किसी को सजा तो हुई मगर ये कि किसने मारा ये बात आखिर तक साबित नहीं हुई। तो नो वन किल्ड जेसिका जैसा हाल हमारे आज के इस माहौल में बना हुआ है। देखिए, जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर उसके समर्थकों पर किसी तरह के अगर मुकदमे हैं तो उन्हें डाइल्यूट करना, उन्हें खत्म करना, उन्हें बरी करना। जिस देश का मुख्यमंत्री अपने यहां अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को साफ करने के लिए कर रहा हो काम, और वो अपने समर्थकों के मुकदमे क्यों नहीं साफ करेगा? सोचने वाली बात है। आप कहेंगे श्रीवास्तव जी का शायद न्यायपालिका पर से विश्वास उठ गया है। बिल्कुल नहीं उठा है सर। न्यायपालिका पर मेरा विश्वास आज भी अटूट है, आज भी पूरा है। होता क्या है कि ये कार्रवाई पुलिस और प्रोसिक्यूशन करते हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वो ये कोशिश करते हैं कि वो मामला इतना हल्का बना दिया जाए कि उसके अंदर, और अगर सबूत हैं तो उन्हें मिटा दिया जाए जिससे कि अपराधी को किसी तरह की सजा न मिल पाए। संगीत सोम और बाल्यान ने जिस तरह से भड़काऊ भाषण मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दिए थे वो पूरे देश ने देखे हैं। आपके पास भी उसके वीडियो क्लिपिंग्स भी होंगे और ये सारी चीजें आपके पास भी मौजूद होंगी। पर कानून मजबूर हो जाता है जब क्लिंचिंग एविडेंस आदमी के खिलाफ नहीं मिलता। आप ध्यान रखिए, कपिल मिश्रा साहब ने, अनुराग ठाकुर ने किस तरह के बयान दिल्ली दंगों के दौरान दिए थे। वो गोली मारो सालों को, सत्तारों को और वगैरह वगैरह करके आज तक कोई उनके खिलाफ कोई केस बना क्या? कोई केस ही नहीं बना, उनके नाम की एफआईआर भी नहीं हुई। तो इस तरह से अपने लोगों को कैसे बचाया जाए? उन्नाव के अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर को 3 साल तक आप देखिए सलाखों के पीछे से बचा के रखा गया। स्वामी चिन्मयानंद किस तरह से बाइज्जत बरी हो गए पूरे मुकदमे के, इतने साक्ष्य, इतने सबूत होने के बावजूद भी। तो ये जो आपका जो माहौल है वो इस तरीके का है कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए। चाहे आप साध्वी प्रज्ञा का केस ले लीजिए, उनके खिलाफ केस, उनको वो एक्यूज थी, उनको कन्विक्ट किया गया और उसके बावजूद आज वो देश के मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठी हुई हैं और उनके मुकदमे को भी डाइल्यूट करने की, खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू टेरर नाम की कोई चीज तो कभी थी ही नहीं, वो तो खाम ख्याली है, वो तो एक इमेजिनेशन है, फिग ऑफ इमेजिनेशन है। तो आप ये देखिए कि इस तरह का माहौल आज देश में है कि कैसे जो भाजपाई और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह की गुंडागर्दी और जिस तरह से कानून तोड़ा है उनको किस तरह से बचाया जा रहा है।
जी। क्योंकि सर जैसे कि देखा जा रहा है, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा। मुझे याद है 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, तो उनके ऊपर कई गंभीर धाराएँ थी। वो जैसे ही सत्ता में आए, अपने ऊपर लगे सारे आरोप वापस ले लिए गए और जैसे ही 2019 में अमित शाह जी गृह मंत्री बने, उनके ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस ले लिए गए। और जब उत्तर प्रदेश के सीएम के ऊपर तमाम मामले हों, जज को बोलने का मौका ना दिया जाए, कोर्ट में जाएँ और ये कह दिया जाए कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, इसे मैं खुद वापस लेता हूं। संविधान को कितनी बड़ी चुनौती है आरएसएस जो एक आइडियोलॉजी सेट करना चाहता है? नदीम, ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, बहुत ही खतरनाक है ये। आप ये देखिए कि जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो गुजरात से 3 महीने के लिए तड़ी पार कर दिए गए थे। इस हद तक उनका खौफ था कि वो वहां पर जो सरकारी जो कानून की कार्रवाई है, जो पुलिस की कार्रवाई है, उसमें बाधा पहुंचाएंगे, इसके लिए उनको वहां से तड़ी पार कर दिया गया था। आपने बिल्कुल ठीक बताया। इसके लिए और भी कई रास्ते निकाले गए हैं, दिखाने के लिए देश को कि हमारा कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। एसआईटी बना दी जाती है और वो एसआईटी सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि किस तरीके से केस को सिरे से खारिज किया जा सके। तो ये प्रयत्न जो है, ये जो ट्रेंड है, इसकी शुरुआत तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने ही की है। तो अगर योगी आदित्यनाथ इसमें अपने ऊपर के मुकदमों को वापस ले लेता है, तो मुझे इसमें कोई बहुत सरप्राइज या ताज्जुब की बात नहीं दिखाई देती। और अपने समर्थकों के पर लगे आरोप किस तरह से खारिज किए जाए, किस तरह से निकाला जाए, उनको ये कोशिश बराबर की जाती है। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि अभी किसान आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर काफी चर्चा में रहा, क्योंकि हमने देखा जो जाट मुस्लिम एकता को तोड़ने की 2013 में कोशिश की गई थी, वो इस किसान आंदोलन से एक बार फिर से एक साथ मंच पर आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में ये कम्युनिटी अगर एक होती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जाट समुदाय का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और मुजफ्फरनगर दंगों में सब कोई जानते हैं कि कौन लोग संलिप्त थे। कोर्ट से इनके केस को वापस ले लेना कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है 2022 के चुनाव में कि हम लोग आरोपी नहीं थे, हमें फंसाने की साजिश की गई है, या वो जाट मुस्लिम एकता से डर चुके हैं? निश्चित रूप से डर चुके हैं। किसान आंदोलन के बहुत सारे फॉलोआउट्स हैं, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुत सारे लोग जो है वो एक मंच पर आ गए हैं। और ये जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, ये वेस्टर्न यूपी के अंदर बहुत स्ट्रांग है। सहारनपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक और अलीगढ़ तक इसका बहुत प्रभाव है। इसमें कम से कम लोकसभा की 25 से 30 सीटें जो है वो इस एरिया से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो निश्चित रूप से ये जो नया एक समीकरण खड़ा हुआ है, इससे सरकार बहुत डरी हुई है, मगर रास्ता सरकार को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस सरकार ने इस किसान आंदोलन के इन तीनों काले कानून को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और इसके लिए वो कोई भी कीमत इस समय चुकाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चाहे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 19 एमपी खड़े होकर के इसके खिलाफ बोल रहे हो, चाहे वो और विदेशों में तमाम जगह पे प्रदर्शन, धरने, और सरकार की बहुत थू-थू हो रही है पूरे विश्व में इस किसान आंदोलन को लेकर के। और ये निश्चित है कि ये किसान आंदोलन में जो ये आपने कॉम्बिनेशन बताया है, ये जाट और मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं, उनको ये साथ में लेकर के आया है, क्योंकि सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार बहुत अभिमान में है, और सरकार इस पर अपनी अपनी इस जिद पर बहुत देश के बहुत नुकसान दिल लोगों की बलि ले रही है। इस समय 250 से 300 तक किसान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये एक बहुत ही दुखद है, और इसका खमियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा।